नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। काफ़ी दिनों से ये मुद्दा उठ रहा था कि इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी चेहरे पास आए थे, सामने आए थे धौलपुर में और काफ़ी जनसंपर्क कर रहे थे, पर वो कई चेहरे अब या तो बोले कि ऑफ कैमरा हो गए हैं या जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं। तो उनमें से मेरे साथ आज एक मौजूद हैं रितेश शर्मा जी, जिनके पास मैं आई हूँ और समस्या भी बहुत ज़्यादा है धौलपुर में और लोगों के कुछ आरोप भी है। तो उन दो चार मुद्दों पे मैं सर से बात करूँगी और जानेंगे कि क्या है असलियत इन सब के पीछे। तो सबसे पहले सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। थैंक यू उमा जी। आपने चुनाव को ख़त्म हुए 8 महीने हो गए और पुनः मेरे से बातचीत करने आपने मौका निकाला, थैंक यू। तो सबसे पहले सर बात करेंगे धौलपुर की, क्योंकि अभी मामला गरमाया हुआ है, बरसात के मौसम का पानी आपको पता ही है। तो सर धौलपुर विकास की ओर जा रहा है या विनाश की ओर? विनाश तो खैर बहुत बड़ा वर्ड हो गया, विनाश तो खैर कुछ नहीं होता, बट यस प्रोग्रेस जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही है। एंड जिस प्रकार से प्लान बनना चाहिए था, उस पर काम होना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो ये एक दुर्भाग्य कि एक विजनरी लीडरशिप जो होती है, जो लीडर होता है उसका काम ही ये है कि वो आने वाली समस्याओं को भांपते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए कि आज अगर मेरे शहर की हालत है तो आने वाले 10 वर्षों में क्या हो सकता है, तो वो एडवांस प्लानिंग करके चले, उसका एक प्लान तैयार करवाए, फिर उस प्लान को सरकार से अप्रूव कराए, परस्यू करे, पुश करे, फॉलो करे और उसको सैंक्शन कराए, उस पर काम करवाए, एग्जीक्यूट करवाए। सो दैट इज़ दी जॉब ऑफ अ गुड लीडर। अनफॉर्चुनेटली मेरे को हटे के 10 साल हो गए हैं। सो इस दौरान बीच में चाहे अब हम जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात आती है जनता की, तो शहरी दृष्टिकोण से बात करें तो 3 ही पद हैं या 4 कह सकते हैं भाई। एक पार्षद है, एक चेयरमैन है, एक एमएलए है, एक सांसद है, राइट। ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के। तो जनरली जनता इन्हीं से बात करेगी या इन्हीं से ही पूछेगी। अब जो हिरार्की सिस्टम है या अपन एजुकेशन की बात करें ना, इस चीज़ को मैं रिलेट एजुकेशन से बहुत करता हूँ। आप कैसे लीडर्स को चुन के भेज रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एक्सपोजर है, कितने जागरूक हैं, खुद कितने इस चीज़ को लेके सेंसिटिव हैं, है ना। तो डेफिनेटली वो इस विषय में काम करेंगे, चाहे वो आपका पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो सारा दोष मैं मानता हूँ लीडरशिप पे डाल देना वो भी उचित नहीं है। आप चुनने के टाइम पे आप डिसीजन उस टाइम अगर सही ले लो कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप अगर लीडर चुने, देन आई थिंक शायद उसका परफॉर्मेंस, उसका आउटपुट ज़्यादा बेटर आएगा। सो इट्स बोथ वेज। दुनिया का सबसे आसान काम है ब्लेम गेम, दोष डालना कि लीडर ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो मैं नहीं समझता धौलपुर विनाश की ओर जा रहा है, बट यस प्रॉब्लम्स हैं। दुख की बात है, पिछले खास तौर से 4-5 साल से ज़्यादा हो रहा है। और अब तो मैं भी इसमें पार्टी हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे खुद के घर में पानी आ रहा है। तो जिस दिन तेज़ बारिश हुई थी, मैं सुबह 5 बजे तक पानी निकाल रहा था अपने बेडरूम से। सो सभी पीड़ित हैं जी। तो सर पढ़े लिखे से मुझे एक चीज़ याद आई कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी आपसे सुनने को मिला था, आपके इंटरव्यू से भी सुनने को मिला था कि एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान ही एमएलए के पोस्ट के लिए पर्याप्त है ना। तो सर जनता तो धौलपुर की 4 सालों से उन्हीं को अपना बेस्ट एमएलए मान चुकी है शायद, जो अभी प्रेजेंट में है। तो उसके लिए चौथी बार एमएलए जी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? शायद वो मन ही मन में जनता मान चुकी थी कि वो ही बेस्ट है। हाँ, सो फाइन। अगर जनता को वो अच्छी लगती है तो उसमें अब मेरा क्या रोल है? वो जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो अब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहाँ कमियां रही आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे आपसे कहाँ चूक हुई, कहाँ कमियां हुई, क्यों जनता का प्यार कम हुआ? देखिए, एनालिसिस तो हर आदमी करता है, मैंने भी किया। मैं क्यों हारा, कहाँ कहाँ कमियां रहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। वो एक सेल्फ एनालिसिस है, वो हम अपने कमरे ऑफिस में बैठ के करते हैं कि
तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको हम अगली बार ना दोहराएं, राइट। वो एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस होते हैं, सोच होती है, प्लानिंग होती है। बट ओवरऑल टू कट इट शॉर्ट देखें तो मैं तो यही मानूंगा जनता को शोभा रानी जी बेहतर लगी मेरे से, जीत का चाहे 1 वोट से जीते तो वो बेहतर लगी। उनके पिछले 3 कार्यकाल जनता को अच्छे लगे, इसलिए उन्होंने शोभा रानी जी को चौथा मौका दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं उनको पसंद नहीं आया। तो सर कई बार लोगों से सुनने को मिला है कि एक ही फैमिली के 2 कैंडिडेट, आप और राजाखेड़ा से नीरजा जी, तो उनकी हार का सब लोग कारण आपको मानते हैं कि आप नहीं खड़े होते और आप उनका सपोर्ट करते तो शायद वो जीत जाती। पहली बात तो ये कि मैं खुद इतनी बड़ी हैसियत नहीं हूँ कि मैं नहीं लड़ता, मैं सपोर्ट करता तो जीत जाती, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी उल्टा कह सकता हूं कि वो नहीं लड़ती तो मैं जीत सकता था। मेरी टिकट 4 महीने पहले डिक्लेयर हो गई थी बसपा की। तो पहली बात तो ऐसा है नहीं, है ना, कि मैं उनकी वजह से हारा या वो मेरी वजह से हारी, ये गलत परसेप्शन है ना। दोनों के क्षेत्र अलग हैं, दोनों की जनता अलग है, दोनों क्षेत्रों के इश्यूज़ अलग हैं, दोनों क्षेत्रों के समीकरण अलग हैं, दोनों क्षेत्रों के कैंडिडेट्स अलग हैं। सो बस एक जातिगत आंकड़े को ध्यान में रखते हुए लोग ये कुछ आरोप लगा रहे होंगे कि मैं नहीं लड़ता तो वो जीतती, और कुछ लोग मेरे कहते हैं कि साहब वो नहीं लड़ती तो आप जीतते। सो आई थिंक ये इशू रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 93 के अंदर मेरे फादर बाड़ी से चुनाव लड़े थे, मेरे ताऊजी धौलपुर से लड़े थे, तो ताऊजी जीते थे, मेरे फादर हारे थे। तो और ऐसा नहीं है कि ऐसा हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ, होता आ रहा है, इतिहास में 100 साल से होता आ रहा है कि एक ही परिवार के 2-2 लोग लड़ रहे हैं। ये एक एक्सटेंशन है, फैमिलीज बड़ी होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। दोनों की हार होना तो ये तो वो जनता का निर्णय था, उनको जनता ने राजाखेड़ा में स्वीकार नहीं किया, मुझे जनता ने धौलपुर में स्वीकार नहीं किया, वो अलग इशू है। हाँ, जो लोग एक तरीके से प्रचार करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू के एक ही परिवार के, या कुछ लोगों ने जातिगत आरोप लगाया था एक ही समाज के दोनों जगह एमएलए बनना चाह रहे हैं, मैं अपने भाषणों में चुनाव में भी इस बात को कहता था, प्लीज़ हमको मेरी पहचान, ठीक है मैं बाई चांस आई एम अ ब्राह्मण हूँ, ठीक है, बट मेरी पहचान मेरे कार्यों से मेरी की जाए, है ना, मेरी शैली से की जाए। मैं व्यक्ति कैसा हूँ, व्हाट इज़ माय कैरेक्टर, व्हाट इज़ माय पर्सनैलिटी, मेरा वर्क कैसा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कंपेयर दी ट्रैक रिकॉर्ड मेरा। शोभा, आपको लगता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो मुझे चांस दो, ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है तो ठीक है। तो शायद उनको ट्रैक रिकॉर्ड शोभा रानी जी का अच्छा लगा 15 साल का, तो उनको दोबारा चांस मिल गया, चौथी बार मिल गया। धौलपुर के इतिहास में मैं तो कहता हूँ शी इज़ अ लकी लेडी, उनको चौथी बार चांस मिला है। हाँ। तो सर ये मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे अम्बेडकर पार्क का कुछ उठा था, तो सर उसके पीछे क्या विवाद हुआ था? फ्रैंकली वो उनका अपोजिशन का एक मार्केटिंग गिमिक था, है ना, वो एक जिसमें वो सफल हो गए, है ना। जो आरोप मेरे पे लगाए गए थे वो निराधार थे, है ना, वो बकवास थी, है ना, उसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं थी। वो एक स्टोरी क्रिएट की गई थी, एक आडंबर क्रिएट किया गया था, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था लोगों के अंदर कि रितेश जी ने ऐसा किया, जबकि कोसों तक इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और मैं जोर जोर तो सफाई देता रहा, यू नो, मैंने अपने भाषण में बहुत सफाई दी, बट लोगों के दिमाग में वो चीज़ स्टोर कर गई, नेगेटिव प्रचार, कि हाँ रितेश जी ने ऐसा किया होगा, जबकि मुझे खुद को नहीं पता क्या चल रहा है, ये क्या प्रचार हो रहा है मेरे खिलाफ। तो सर आरोप तो ये भी लगा है कि आपने कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी थी और वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं जाटव समाज के। देखिए, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, दोनों को मिक्स किया गया है ना। वो जो FIR हुई थी वो मैंने नहीं कराई थी, पहली बात तो ये है, वो प्रशासन द्वारा कराई गई थी। वो इसलिए कराई गई थी कि कुछ लड़कों ने सरकारी मशीनरी के ऊपर पत्थर फेंके थे, मैं मौके पे नहीं था, मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है ना। JCB वहाँ काम करने गई थी सरकार की, वहाँ पे कुछ लड़कों ने हुड़दंग मचाया, पत्थर फेंका मशीन के ऊपर, पुलिस भी थी वहाँ, प्रशासन भी था, कुछ हमारे जो कर्मचारी थे JEN AEN उनके कपड़े फटे, चोटें आई। तो वो एक प्रशासनिक कार्रवाई थी कि कुछ 10-12 लड़कों के खिलाफ FIR हुई, उसमें मेरा क्या रोल था, मैं तो था ही नहीं मौके पे। तो वो जाटव समाज के लोग सर वो मान रहे हैं कि आपने FIR दर्ज किया, वो अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पहली बात तो वो जो FIR हुई वो एक व्यक्तिगत इशू था, उसको उन्होंने सामाजिक इशू बना दिया, वो गलत है।
अगर मैं कुछ अगर गलत काम कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो और हो जाए और मैं फिर ये कहूँ कि सरकार ने किसी ब्राह्मण के खिलाफ ये गलत किया, तो ये गलत है। मैं गलत कर रहा हूँ तो एफआईआर रितेश शर्मा के नाम हुई है, ना कि किसी ब्राह्मण के नाम हुई है, राइट। तो वो जो लोग थे जो अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं कि रितेश, एंड क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ तो इजी टारगेट हूँ। ये नाराज़गी किसी कलेक्टर या एसपी या किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं निकलेगी, ये क्योंकि मैं चेयरमैन था, उनको मौका मिल गया इसलिए दुष्प्रचार करके मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो ठीक है, वो अपने मार्केटिंग गिमिक में अपने प्रचार में सफल हो गए। तो सर आप बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का, सॉरी, आप बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़े, तो सर जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ आपने सोशल मीडिया साइट से अपना साइन हटा लिया बीएसपी का, तो पार्टी चेंज करने का इरादा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। वो कुछ चेंज लाने के लिए, सोशल मीडिया को थोड़ा नया दिखाने के लिए, क्योंकि 1 साल से वही चला रहा था, तो उसको नया रूप देने के लिए वो सब किया गया था। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब कहीं भी आपके आईडी पर बीएसपी नहीं है। वो जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, इसको उस चीज़ से रिलेट ना करें कि कोई पार्टी चेंज हुई है। अभी तो मैं यथावत हूँ, जहाँ था वहीं हूँ। तो सर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीएसपी से अपने यहाँ के प्रत्याशी खड़े हुए थे विक्रम सिसोदिया जी, तो आपने उनका भी समर्थन नहीं किया था, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं किया आपने? हाँ, वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि मैं पर्सनली उनके कैंडिडेचर से खुश नहीं था। मतलब फ्रैंकली झूठ क्यों बोलूँ, उन्होंने 4 महीने पहले मेरा विरोध किया था मेरे चुनाव में, विधानसभा में। वो कांग्रेस में थे, तो वो मेरे विपक्ष में थे। तो जब 4 महीने बाद वो पार्टी बदल के आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मतलब मुझे इनका नहीं करना चाहिए। तो अब मैं चुपचाप, मैंने ना विरोध किया ना सपोर्ट किया। मैं फ्रैंकली एक न्यूट्रल भूमिका में रहा उस चुनाव के अंदर। बस आपको थोड़ा सपोर्ट, ऐसा नहीं लगा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए? एक ही पार्टी के दोनों लोग हैं, अपने धौलपुर से कोई सांसद बन जाता तो धौलपुर का काम भी हो जाता। देखिए, मैं कोई भी काम बाय कंपल्शन नहीं करता हूँ। मैं सारा काम वो करता हूँ जो मेरी आत्मा आवाज़ देती है, जो दिल गवाह देता है कि ये काम करना चाहिए, जायज़ है नाजायज़ है। मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि मुझे करना चाहिए, तो आई वाज साइलेंट। अब सर कुछ आरोपों की साइड चलते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं कि, तो सर जैसे कि इलेक्शन के टाइम में सुनने में भी ये आया था कि आपने ना सोशल मीडिया का ज़्यादा सहारा लिया था, आपने धरातल पर जनता की कोई मदद नहीं की, ना उनसे जनसंपर्क किया। क्या उदाहरण है इस चीज़ के? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहे थे, ये आरोप आया है, हमने नहीं बनाया है। आरोप तो मैंने बताया ना, आरोप तो जैसे अभी आपने मेरे को मेरी फैमिली का लगा दिया जी, जिसका कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं। कोई चलते फिरते तो आरोप दुनिया लगाती रहती है, क्या हर किसी को सफाई देते फिरेंगे? आरोप तो मेरे पे अम्बेडकर पार्क का लगा दिया, दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। तो कोई एक लाखों आदमियों में से कोई एक आदमी कोई आरोप लगा दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। आरोप लगाना ठीक है, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, एक पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए चलते फिरते कोई उड़ती कोई आरोप लगा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सफाई देता फिरूँ। जहाँ तक काम की बात है, मेरे पे जब पद था, व्हेन आई वाज द चेयरमैन, तो मैंने काम जो मेरे बूते में था मैंने कराए। और जब मुझ पर कुछ है ही नहीं, खाली बैठा हूँ, ना मेरी सरकार है ना चुना हुआ कैंडिडेट हूँ, तो मैं करा क्या सकता हूँ? तो सर लोगों का कहना ये है कि पद होना जरूरी नहीं होता किसी भी काम कराने के लिए। अगर आप वाकई में धौलपुर की जनता की क्यों लड़ते हैं, मदद कर रहे हो, फिर हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? फिर पार्षद क्यों चुना जाता है? फिर चेयरमैन क्यों चुना जाता है? एमएलए सांसद क्यों चुने जाते हैं? जब ये लोग जरूरी नहीं है, जब इन्हीं के थ्रू काम नहीं जरूरी नहीं है होना, तो फिर हम चुनते क्यों इन लोगों को? फिर इस पूरी इस व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है? हम मंत्री क्यों बनाते हैं, हम सीएम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति से अपनी बात कह सकते हैं, है ना, अपनी समस्या उसको सुना सकते हैं, वो हमारी अगुवाई कर सकता है, वो हमारी समस्या ऊपर तक पहुंचा सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, परस्यू कर सकता है। और कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो साथ दे सकता है, बट उन कामों को करा पाना कठिन है। उदाहरण ये है कि मैंने अस्पताल का कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया, आज 6-7 महीने हो गए, हम आज भी पीछे पड़े हैं, नहीं करा पा रहे। कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी कोशिश है साथ दे, मतलब वो उस मुद्दे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सो वी आर डूइंग इट, वो मेरी कोशिश है। बट मैं गारंटी तो नहीं ले सकता कि करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अधिकारी या गवर्नमेंट इतना सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि ना मुझ पर पद है, मैं एक जनरल लेमैन हूँ, एक आम इंसान हूँ, तो जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। सर लोगों का कहना है कि आप राजाशाही फैमिली से आते हो,
तो आप एक बेस्ट लीडर बन के लोगों की समस्या हल कर सकते हो। अब सबसे पहले सर बारिश होती है तो पानी सबसे ज़्यादा जगन चौराहे पर ही आता है, तो उसके लिए भी आप कुछ समाधान कर सकते हो। क्या कर सकता हूँ? आप जैसे कि मैंने आपसे अभी खुद ही कहा कि कुछ दिन पहले मैं अपने बेडरूम का पानी सुबह 5 बजे तक निकाल रहा था। मैं खुद पीड़ित हूँ। तो सर आपके पास एक्सपीरियंस है सर, आप पूर्व चेयरमैन है, तो आपको पता होगा कि इस समस्या का कैसे निदान हो सकता है। मैंने जो ये मानसून शुरू नहीं हुआ था, उस मानसून के शुरू होने से शायद 15 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब को एक पत्र के माध्यम से एक तरीके से अलर्ट किया था, चेताया था कि सर ऐसे हालात बुरे हो सकते हैं एंड इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। मैंने यहाँ तक उनको सजेस्ट किया था कि जो पानी शहर के अंदर वो रेलवे पुलिया से उस तरफ निकलता है तगावली की तरफ, प्रॉब्लम वहाँ है। अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, राइट? कोई उसमें घुस ही नहीं रहा है। वो ठीक है, इंक्रोचमेंट और नालों की सफाई इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट एक्चुअल समस्या की जड़ तो वहाँ है जहाँ से पानी लौट रहा है शहर के अंदर, जा ही नहीं रहा है। पानी को जगह नहीं मिल रही निकलने की, पानी जाए कहाँ? तो मैंने उस चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब को जागरूक किया, वो मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था। तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास और कुछ साधन नहीं है कुछ कराने के। मेरा काम है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो मुझे नॉलेज है वो नॉलेज मैंने कलेक्टर साहब से शेयर करी। एंड देन नाउ द बॉल इज़ इन कलेक्टर साहब कोर्ट कि उसको लेके उन्हें क्या करना है। कल सर जैसे हाइलाइट्स हुआ लापता विधायक, शायद आपने भी देखा होगा, तो सर कुछ लोग आपको जिम्मेदार मान रहे हैं इसका। कैसे? कि ये पैम्पलेट्स आपने ही लगवाए हैं। मैं फ्रैंकली मेरे लिए चुनाव 4 साल आगे है एंड मैं चुनाव से ही फ्री हुआ हूँ। मेरा अपना परिवार है, व्यापार है, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। मेरे पास और अच्छी चीज़ें करने के लिए ये नेगेटिव पब्लिसिटी, ये मेरी शैली नहीं है काम करने की, है ना। मैं बहुत पॉजिटिव विचारधारा का आदमी हूँ और अगर मुझे विरोध करना होगा मैं खुल के इंटरव्यू में विरोध करता हूँ, तो मुझे पैम्पलेट लगवाने की ज़रूरत है। मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो खुल के एमएलए के खिलाफ बोलता हूँ, आज से नहीं पहले से। तो कोई डर तो है नहीं कि मुझे छुप के विरोध करना है। तो मुझे ऐसा करना होता तो मैं अच्छे से करता। ये तो वहीं के पीड़ित लोग हैं जो परेशान होके बोल रहे हैं कि उन्होंने लगवाई। ये दिस इज़ ऑल, इसका कोई इन सफाई का इसका कोई अंत नहीं है। यूसी आरोप किसी ने लगा दिया, सर रितेश जी ने लगवाए, तो इसका कोई अंत नहीं है। सर अभी पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी क्या सोच है, क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं करूँगा। जो कैंडिडेट्स अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी तो उसमें तो पार्टी का साथ देंगे आप, या फिर नहीं। अब जैसा मैंने कहा, मैं यथावत जहाँ बसपा में था बसपा में ही हूँ और पार्टी के कोई कैंडिडेट्स उतरेंगे तो उनकी मदद करेंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सारे मनमुटाव हटा के एमएलए हो गए, चेयरमैन हो गए और एक आप भी जानी मानी धौलपुर की हस्ती हो, सारे युवा आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो सारे लोग मिलके एक प्लान बना के धौलपुर को अच्छा नहीं कर सकते, विकास की ओर नहीं कर सकते? मैंने चुनावों में भी इस बात को कई बार रखा। मैंने कई बार शोभा रानी जी को इनवाइट किया डिबेट में कि लेट्स फेस ईच अदर, है ना। आप मेरी कमियां निकालो, मैं आपकी निकालता हूँ, भला पब्लिक का होगा। तो वो कभी भी, एंड डिबेट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, है ना। ये वो लोग डरते हैं डिबेट से जिनके अंदर कोई मन में चोर होता है, कोई कमी होती है। डिबेट का मतलब ये होता है कि हम सकारात्मक रूप से उस प्रॉब्लम का हल निकालें, है ना। कोई मुद्दा आपने उठाया, उस मुद्दे पे आपका ओपिनियन लिया जाए, मेरा ओपिनियन लिया जाए और उसके बाद वो दोनों के ओपिनियन जनता सुन के तय करेगी कि बेटर क्या है इसका हल। तो एज अ सोशल वर्कर ऑफ कोर्स सबको एक मंच पे साथ आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के धौलपुर के भले के लिए काम करना चाहिए और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत। जैसा अभी आपने कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज पे बात करी, मैं इसको पसंद नहीं करता। पर्सनल चीज़ें हम भी बहुत सुनते हैं किसी अपने विरोधी के खिलाफ, पर मैं उनकी चर्चाएं इस डोमेन पे न्यूज़ चैनल पे बात करना पसंद नहीं करता। ये किसी का निजी जीवन है, हम क्यों उसके निजी जीवन में घुसें। वो क्या कर रहा होगा, कितना पीड़ित तो परेशान होगा अपनी पर्सनल लाइफ से, वो जाने। सो आई बिलीव इन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। मुद्दे पे लड़ाई लड़ो, ना कि पर्सनल। हमारा मुद्दा धौलपुर का विकास है, चलो उस पर लड़ाई लड़ते हैं, शाम को बैठ के चाय पियेंगे
यहाँ तो तलवारें खिंच जाती हैं, एक दूसरे के बेडरूम तक पहुँच जाते हैं लोग विरोध करने के लिए। मैं ऐसी राजनीति ना तो करी है ना करना पसंद करता हूँ। तो सर आरोप तो एक ये भी आया है कि आप पहले चेयरमैन थे तो आपने बड़ी फील्ड का निर्माण कार्य कराया, जो भी काम उसमें चाहिए था, फिर आपने उसको रुकवा भी दिया कि नेक्स्ट टाइम आप चेयरमैन बनेंगे तब करवाएंगे। ये निराधार बात है, ये कहाँ से आई कि आपने भी मैं कौन होता हूँ रुकवाने वाला? मैंने तो शुरू कराया। इनफैक्ट जब मैं चेयरमैन ही से हटा था तब भी काम चालू था, तो मैंने तो रुकवाया नहीं था। इनफैक्ट हमने तो उस पर बहुत, ये जब मैं चेयरमैन बना था तो ये बड़ी फील्ड का तो कोई धनाधोरी नहीं था, कोई ओनरशिप नहीं थी इस बड़ी फील्ड की, खाली पड़ा था। और तब मैंने इसको एक तरीके से हमने ओनरशिप ली इसकी, नगर परिषद ने, हमने टेंडर करके इसको भी। और ये जो अब आज जो आप देख रही हैं वहाँ पवेलियन, सिर्फ ये प्लान नहीं था, प्लान बहुत बड़ा था। उस पर मेरे हटने के बाद तो किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं करी, आने वाले जो भी बोर्ड्स थे। बट मेरा तो पहला लालच था कि ये जैसा हमने रूप तैयार किया था वैसे बन के तैयार हो। मुझसे ज़्यादा खुश आदमी कौन होता, क्योंकि मैंने ही तो, मेरा ड्रीम था ये कि बन के अच्छा तैयार हो, लेकिन मेरे कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया। तो जब मैं हटा था तब काम चालू था, मैं रुकाऊंगा क्यों जी। हाँ। तो सर अब इलेक्शन होने में 4 साल बाकी है, तब तक बहुत लंबा अंतराल है, तो आप क्या करेंगे? जनसंपर्क करेंगे, समस्याएं सुनेंगे, फिर क्या? अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को अगर आप देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सोशल मीडिया पे कार्रवाई आप एक्टिव रहे। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ वो अलग विषय है, हारूं जीतूं अलग विषय है। मैं इस बात को चुनाव से पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ। मेरे लिए सामाजिक जीवन जीना वो मेरे बुढ़ापे तक चलेगा, जब तक शरीर चालू है ना। सो इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं। आज भी मेरे पास कोई सूचनाएं आती हैं दुख सुख की, मैं सब जगह जाता हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। कोई अगर समस्या प्रॉब्लम में है, कोई आदमी दिक्कत में है, अगर उसे मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं वहाँ हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे कहे कि साहब पानी, आप वोट मांगने आए थे, पानी भरा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। अब ऐसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद हेल्पलेस हूँ, है ना। ऐसा कुछ, बट मैं आपकी लड़ाई में आपका साथ दे सकता हूँ। आप मुझसे क्या चाह रहे हो, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे क्लियर कर दो, मैं वहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट मेरे पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, है ना। अंतर ये है कि मुझे शायद राजनीति का थोड़ा एक्स्ट्रा तजुर्बा है, उस परिवार में पला बड़ा हूँ तो थोड़ा समझता हूँ। बाकी आई एम लाइक एनी अदर लेमैन, नॉर्मल कॉमन मैन हूँ मैं, एंड अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, स्वागत है, लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, ये चलता रहेगा। राजनीति से हटके भी वैसे भी आजीवन चलेगा, तो ये तो चालू रहेगा। जो आप कह रही हैं, मैं सबके दुख सुख में आता जाता हूँ जी। तो सर सर जल भराव सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है धौलपुर का। तो सर अब दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप कि कैसे इस समस्या से निदान मिलेगा? जैसा मैंने कहा, मैं अभी इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले कलेक्टर साहब से मैंने टाइम भी लिया था। मैं अपनी ओर से उनको कुछ अपना ओपिनियन देना चाह रहा था कि मैं अपना तजुर्बा उनसे शेयर करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। कायदा तो ये कहता है कि कोई अच्छी कंपनी, है ना, कोई अच्छी डिसेंट कंपनी, रेपुटेड कंपनी जो सर्वे करती हो, उसको हायर किया जाए। बाहर की, दिल्ली जयपुर की प्रॉपर अच्छी कंपनी हो, उसको हायर किया जाए, उसको टेंडर किया जाए, उसको धौलपुर का कॉन्ट्रैक्ट देके पूरे धौलपुर का सर्वे किया जाए कि धौलपुर का पानी का बहाव अलग अलग एरिया का किस क्षेत्र का बहाव क्षेत्र कहाँ है, और फिर उस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया जाए कि हम अब फॉर एग्जांपल हाईवे के उस पार का जो धौलपुर है, उस पार के धौलपुर के पानी को इस तरफ तो ला नहीं सकते हम, और इस तरफ के पानी को उधर नहीं ले जा सकते। तो नेचुरली दोनों का ड्रेनेज सिस्टम अलग हो जाएगा, राइट। पुराने शहर के पानी को वो बाय वे ऑफ ग्रेविटी वो चंबल में जाता है। हम जहाँ रह रहे हैं इस तरफ, इस पानी को हम चंबल में नहीं ले जा पा रहे हैं, ये पानी आपके तगावली की तरफ जा रहा है। अब तगावली में जा रहा है तो तगावली से आगे कहाँ लेके जाएं जिससे वो पानी तगावली से शहर में ना लौटे, तो वो प्लान, ड्रेनेज प्लान एक अच्छी कंपनी ही बना के दे सकती है। सिमिलरली अगर हाईवे के उस पार जो जैसे सैदपुर रोड पर प्रॉब्लम है तो वो रहेगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगली साल नहीं आएगी प्रॉब्लम, वो अगली साल फिर आएगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वो इसलिए आएगी क्योंकि इसका सलूशन नहीं है, अभी तो जुगाड़े निकल रही हैं। इस कॉलोनी में पानी भर गया
चलो यहाँ से दीवार तोड़ दो, उधर निकल जाएगा। ये हल नहीं है समस्या का। समस्या का हल है आप प्रॉपर ड्रेनेज प्लान, पानी को यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बाय वे ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज आप कैसे लेके जाते हो, और उस पानी का एंड यूज़ क्या कर रहे हो जिससे वो पानी लौट के नहीं आए। राइट, उस पानी को आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रीको में दे सकते हो, आप उसको उससे वाटर रिचार्ज कर सकते हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हो, किसानों को दे सकते हो। तो क्योंकि उसको एक जगह टैंक में इकट्ठा करके रखोगे तो लौटेगा। सो प्रॉपर प्लान, तो मैंने जैसे कहा ना, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप खुद कितने अच्छे विजनरी हो, आप खुद कितना अपने शहर के बारे में सोचते हो, खुद कितना दिमाग दौड़ाते हो कि इस समस्या का हल क्या है। तो वो एक अच्छे लीडरशिप की पहचान है। सो यही तरीका है इसका। संसद में आवाज उठी थी अपने धौलपुर की जल भराव के लिए विधानसभा में। वो आवाज उठाना वेरी नॉर्मल, आप कर क्या रहे हो। फंड भी आया है। फंड किस चीज का आया है? धौलपुर की समस्याओं के निराकरण के लिए। नहीं, वो आज अखबार में मैंने पढ़ा है, उन्होंने बोला कि मैंने फंड वो चितरिया ताल के लिए दिलवाया, चितरिया ताल से पानी आना रुक गया। वो चितरिया ताल की दीवार पहले से थी जो टूट चुकी थी, जिसमें पानी आ रहा था, वो दैट वाज पार्ट ऑफ दी, वो रूटीन वर्क है। वो आवाज़ ना भी उठाती तो वो रूटीन जॉब है, उस दीवार को रिपेयर होना ही था, प्रशासन कराता। ये चैलेंज इसमें नहीं है कि आप रूटीन वर्क में क्या योगदान दे रहे हो, चैलेंज इसमें है कि आप आने वाले 10-20 वर्षों के लिए एज अ विजनरी धौलपुर के शहर के लिए आपने क्या प्लान किया। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे आपने दिमाग दौड़ा के कि मैं धौलपुर के लिए ये दे के जा रही हूँ, ये मेरी तरफ से सौगात है कि ये मेरी प्लानिंग थी, ये मैं धौलपुर के लिए मैंने इस प्लान को अप्रूव कराया और सैंक्शन कराया, एग्जीक्यूट कराया। वो अचीवमेंट है। अचीवमेंट इज़ नॉट कि लाइटें जल रही बंद में, मैंने यहाँ एक बल्ब फूक गया था मैंने लगवा दिया। वो एक रूटीन प्रक्रिया है, बल्ब तो दोबारा से रिप्लेस होना ही है, वो प्रक्रिया का पार्ट है, प्रोसेस है। राइट, तो मैं इसमें फ्रैंकली इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देता हूँ, रूटीन प्रक्रियाओं को। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? मेरे पास तो कुछ भी नहीं कहना, नथिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, दुर्भाग्य से ये जो व्यक्तिगत राजनीति है, आरोप प्रत्यारोपों की, सोशल मीडिया आज की तारीख में इतनी हावी हो चुकी है कि किसी को बदनाम करना, आरोप लगा देना सबसे आसान काम है। एंड जब तक तथ्यों की जांच ना करें, मन ना भर लें, तब तक किसी भी चीज़, चाहे वो मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे भी जानकारी, कोई और बोल रहा है तो उसके बारे में जानकारी करें। धौलपुर का जो एक अच्छा माहौल है वो बना रहे, है ना। हम इस सबसे ऊपर उठ के धौलपुर की जनता धौलपुर के हित में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इन द इंटरेस्ट ऑफ धौलपुर, लॉन्ग टर्म धौलपुर। हम जैसे नेता तो आते जाते रहेंगे, धौलपुर का माहौल गंदा नहीं होना चाहिए, धौलपुर अच्छा बना रहे, बस यही।